कल की जब क्लास हुई थी तो उसमें लगभग 3 क्वेश्चन रह गए थे और आज की क्लास में केवल वो 3-4-5 जो भी हो सकते हैं वो डाउट कंप्लीट होंगे। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स का यूज कैसे करना है इस पर ये क्लास है। मेरी कोशिश होगी कि कुछ कम क्वेश्चन में ही सारे के सारे यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स को कवर करके आज एंगल के आर्क अपॉन रेडियस वाले पार्ट को पूरी तौर पर कंप्लीट कर दिया जाए। जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया जाता है, अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू चेंज डायरेक्शन 25 डिग्री इन अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। पहले इसको दोबारा समझते हैं। सिंपल, ज्यादा तेज बोलने की जगह आराम से पढ़ा जाए क्वेश्चन। अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल, यानी एक रेलवे ट्रैक है जो कि ऐसे घूम रहा है, किसी समय एक चेंज लेते समय वो रेलवे ट्रैक कर्व के रूप में चेंज हो रहा है। अब जब वो कर्व के रूप में चेंज हो रहा है तो वहां पर ऑब्वियस है कि वो कर्व भी किसी सेंटर के रेस्पेक्ट में बन रहा होगा। क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जब वो कर्व बन रहा है तो उस सेंटर के रेस्पेक्ट में उस समय उसकी रेडियस क्या होगी, जबकि स्टार्टिंग पॉइंट से कर्व कंप्लीट करते के पॉइंट के बीच उसका जो सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगल बन रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 डिग्री। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आगे उसने ये भी कह दिया कि जहां वो जो उसने पूरा जो दूरी कवर की है उस दौरान वो केवल 40 मीटर है। ध्यान दिया जाए, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। सपोज दैट ए वो पॉइंट था जहां से रेल ने घूमना शुरू किया उस ट्रेन ने, और वो ट्रेन कर्व ऐसे लेती गई बी तक। अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहां से यहां तक ये 40 मीटर था। अब जब भी हम किसी चीज को एक सर्कुलर कर्व के रूप में घुमाते हैं तो एक सेंटर जरूर होता है, तो हम लोगों ने उसका एक इमेजिन कर लिया कि सेंटर ओ है। सेंटर ओ पर अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि इस समय जो उस पर वहां पर एंगल चेंज होता है इस दौरान वो 25 डिग्री है, और वो जानना चाहता है कि इसकी रेडियस कितनी है। यार एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर किसी समय पूछा गया इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर हमारे लिए केवल हम फार्मूला यूज कर लें, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, और आई थिंक सब कुछ कवर हो जाता है। अब हमें पता है कि अगर वो यहां से यहां तक चल के आ रहा है तो यानी वो सर्कल का आर्क हो गया। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ये मीटर में दिया हुआ है, क्योंकि आंसर रेडियस का निकालना है तो लास्ट में उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस हमको अभी मालूम नहीं है, मैंने आर मान ली। अब जो इंपॉर्टेंट इश्यू है वो ये कि क्वेश्चन ने जो एंगल दिया हुआ है वो दिया है 25 डिग्री, और इस बात को हम शुरू से जानते हैं कि जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो रेडियन में होना चाहिए। यानी जो केवल एक चेंज आया वो ये आया कि सबसे पहले हम इसको रेडियन में चेंज करें, और हम जानते हैं, फिर एक बार हम रिलेशन का यूज करते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू आ जाती है पाई बाई 180, और हमने जरूरत है 25 की, तो सिंपल यूनिटरी मेथड से जब हम 25 को दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटू 25, और इस तरह से ये रेडियन। अब इस जगह पर जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू प्लॉट करते हैं तो एंगल की वैल्यू ये आ जाती है, जो कि अब ये रेडियन में है, ये आ जाता है 25 पाई बाई 180, और ये सारा कुछ इक्वल किसके है यार, 40 अपॉन आर की। यानी अगर हमें आर कैलकुलेट करना है तो अब ये हो जाएगा 40 इंटू 180 अपॉन 25, और पाई की क्योंकि आर चाहिए इसलिए इसकी न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं 22/7, जिसमें 7 ऊपर आ गया, और ये सारा कुछ मीटर में। जब ये आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेट करके इसका आंसर आता है 91.64 मीटर। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। एक बार जल्दी से इसकी समरी कर ली जाए। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलवे ट्रैक है जो किसी समय कर्व के रूप में चेंज हो रहा है। जहां से उसने कर्व बनाना स्टार्ट किया वहां से लेकर 40 मीटर तक वो उसी एक सर्कुलर पाथ पर चलता रहा। इसका मतलब वो आर्क हो गया। एक इमेजिनरी उसका सेंटर हम लोगों ने देख लिया कि इमेजिन किया ये सेंटर है, और उस सेंटर के रेस्पेक्ट में वो कहता है कि 25 डिग्री का एंगल बनाता है। केवल एक ही यहाँ पर चेंज करना है, वो है 25 डिग्री, उसको रेडियन में बदलना है, और सिंपल आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मूले से रेडियस की वैल्यू निकाल लेनी है।
एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है इसलिए पूरे क्वेश्चन को स्टेप से, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत छोटा होगा लेकिन लैंग्वेज ज्यादा है। फॉर ईच नेचुरल नंबर, ये कैपिटल बनाया है, साइन है नेचुरल का, पूरा बोर्ड भर जाता है उससे क्वेश्चन से ही। फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल विद रेडियस के। पहले इस लाइन को केवल समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास अगर मैं C1 बोल रहा हूं तो इसका मतलब के की जगह 1 है, यानी ये एक ऐसा सर्कल बनाने जा रहे हैं जिसकी रेडियस 1 है। जब हम C2 बोलेंगे तो इसका मतलब ये एक दूसरा सर्कल, ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है। ऐसे ही अगर हम C5 बोलते हैं तो इसका मतलब ये वो सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है। तो दोबारा इस लाइन को, फॉर ईच नेचुरल नंबर के लेट सी के डिनोट द सर्कल विद रेडियस के एंड सेंटर एट द ओरिजिन। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या कह रहा है कि जो सेंटर लिया जा रहा है वो ओरिजिन है। अ पार्टिकल मूव्स के यूनिट एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एक कोई पार्टिकल है वो एंटी क्लॉक सिस्टम में मूव करता है। और कितने यूनिट मूव करता है? के यूनिट। इसका मतलब अगर वो पहले सर्कल C1 बोल रहे हैं तो 1 यूनिट मूव करेगा, C2 कह रहे हैं तो वो 2 यूनिट मूव करेगा। फिर कहता है कंप्लीटिंग मोशन ऑन CK। जैसे ही वो C1 यानी उस सर्कल पर अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है, द पार्टिकल मूव्स ऑन CK+1। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब पहले वो सर्कल कहीं से चलना स्टार्ट करेगा। अगर वो C1 पर चल रहा है, 1 यूनिट चल लिया, 1 यूनिट चलने के बाद अब वो वहां नहीं रहेगा। क्वेश्चन कहता है वो उछल करके अगले सर्कल यानी C2 पर चला जाता है। लेकिन कैसे जाता है? इन द रेडियल डायरेक्शन। अब आ जाती है बात, ये रेडियल डायरेक्शन क्या होता है? यानी किसी भी सर्कल में उसकी रेडियस की डायरेक्शन पर चलने वाला कोई भी मूव रेडियल डायरेक्शन कहलाता है। एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब कि ये रुकता नहीं है, ये इसी तरह से चलता रहता है। C1 से C2 पर, C2 से फिर रेडियल, जहां वहां 2 यूनिट कंप्लीट किया, उछला रेडियल डायरेक्शन में C3 पर पहुंचा, C3 से C4, C4 से C5, ये करता रहता है इसी तरह से। द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1,0। उसने शुरुआत में ही कहा था कि सारे सर्कल का सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन है। इसका मतलब थोड़ी कोऑर्डिनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और उस पर वो कह रहा है जो पार्टिकल है वो 1,0 नहीं, एक तरह से एक्स एक्सिस पर कहीं पर ठहरा हुआ और वहां से चलना शुरू करता है। आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ इट क्रॉसेस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सर्कल CN। थोड़ा समझते हैं इसको। फिर इसका मतलब अब वो क्वेश्चन कह रहा है वो n की वैल्यू बताओ। n क्या है? n CN से लिया गया है। CN क्या है? CN सर्कल को डिनोट कर रहा था, यानी C2 कह रहा होता तो N2 होता, C13 कह रहा होता तो N13 होता। अब उस N की वैल्यू हमें तब बतानी है जब वो पार्टिकल चलते चलते पहली बार पॉजिटिव एक्स को फिर से क्रॉस करे। चलिए और अच्छे समझते हैं। सर्कल चला, उछला, आगे गया, फिर उछला, फिर आगे गया, फिर उछला, फिर आगे गया, और ऐसे होते 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 एक समय आया जब उसने इस पॉजिटिव डायरेक्शन को फिर से क्रॉस कर दिया। तो बस वो ये जानना चाहता है कि वो कौन सा सर्कल होगा, किस सर्कल से किस सर्कल पर मूव कर रहा होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि ऐसे तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि वो एंटी क्लॉक चल रहा है, क्लॉकवाइज पे क्वेश्चन दे सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन में वो आपसे ये कह सकता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्रॉस करने की जगह वो कह दे कि सेकंड टाइम वो वाई डायरेक्शन, वाई पॉजिटिव को क्रॉस कर रहा है, तो बताया जा सकता है। या वो ये कह दे कि फर्स्ट टाइम ही वाई के नेगेटिव डायरेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब वो बताया जा सकता है। तो बहुत सारे, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इसका बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहां से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज पकड़ ली थी वहां से स्टार्ट करते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिया है कि ओरिजिन है। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने एक सिस्टम लिया और ये कहा ये उसका ओरिजिन है। आगे कहता है कि एक कोई 1,0 पर एक पॉइंट है। सपोज दैट ये वो पॉइंट है 1,0 पर। इसका माने अगर 1,0 है तो ये 1 है, और यार अगर ये 1 है तो जब हम इसका सर्कल बनाएंगे तो ये 1 यूनिट का सर्कल होगा। दैट मीन्स ये C1 कहलाएगा।
पार्टिकल ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, और चला कितना? क्वेश्चन कहता है कि जब वो कंप्लीटिंग मोशन ऑन सी के यानी सी के C1 पर चलेगा, और कितने यूनिट? के यूनिट। दैट मीन्स यहां से यहां तक वो, अगर ये 1 है तो 1 यूनिट ही डिस्टेंस तय करेगा। 1 यूनिट डिस्टेंस तय करने के बाद वो आ जाता है एक नए पॉइंट जिसका नाम हम A1 रख रहे हैं उस पर, जबकि हमें पता है कि इस आर्क की लेंथ 1 है। पार्टिकल A1 पर आने के बाद यहां नहीं रहता, अब वो अगले सर्कल पे जाना चाहता है, लेकिन कैसे? क्वेश्चन कहता है इन द रेडियल डायरेक्शन। इसका मतलब मैंने इससे इसको मिलाया, इसकी रेडियस तैयार हुई। अब वो रेडियल डायरेक्शन में आगे उछल गया, और उछलने में उसने कहा कि वो कहां जाता है? CK से CK+1 पर, यानी C1 से जाएगा C2 पर, और अगर C2 पर जाएगा तो रेडियस कितनी होनी चाहिए? 2। दैट मीन्स मुझे मालूम है कि अब वो एक नए पॉइंट B पर पहुंचता है जहां पर ये रेडियस 2 हो जाती है, और अगर रेडियस 2 हो जाती है तो अब 2 वाले सर्कल पर वो चलने लगता है। कंटिन्यू ऐसे ही कर रहा है। इसका माने जो दूसरा सर्कल है जहां C2 बोल रहे हैं हम, रेडियस 2 है, वहां भी वो 2 यूनिट चलेगा। दैट मीन्स यहां से यहां तक वो जब 2 यूनिट चलता है तो 2 यूनिट चल करके एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम B1 कह रहे हैं, पर यहां भी ये नहीं रुकता है। अब वो क्या करता है कि इस B1 पॉइंट से फिर रेडियल डायरेक्शन में उछलता है। दैट मीन्स हमें इसको इसके सेंटर से मिलाना है, और रेडियल डायरेक्शन में जितना चल के आया है इतना ही उछल जाता है। अब यार अगर ऐसा होगा तो इसका माने अब वहां से तीसरा सर्कल आ जाएगा, C3 बोलेंगे हम। हमने माना कि एक नए पॉइंट C पर आ गया, और C2 से C3 पर गया है, इसलिए हमको यह भी पता है कि ये रेडियस 3 यूनिट होगी। इस वाले सर्कल पर वो कितना चलता है? अब अगर वो ये सर्कल है C3 है तो 3 यूनिट चलेगा। इसका माने इस बार जो उसके द्वारा आर्क कवर होगा वो 3 होगा, और वो एक नए पॉइंट C1 पर आ जाता है। अभी भी वो यहां नहीं रुकता है। अब यहां से वो क्या करता है? फिर से एक बार रेडियल डायरेक्शन का यूज करता है, और एक नए पॉइंट D पर पहुंच जाता है। अब डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं, बस आप इससे समझ लीजिए कि यहां से फिर वो, ये C4 है, और अगर ये C4 है तो इसका मतलब रेडियस 4 यूनिट है। 4 यूनिट यहां से चल के आएगा, और चलते चलते यार जब ये ऐसा करता जाएगा तो ऑब्वियस है कि किसी एक जगह पर एक ऐसा सर्कल जरूर होगा जिससे वो ऐसे जा रहा होगा, और जब वो इस तरह से जा रहा होगा तब एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको क्रॉस कर रहा होगा। उसको क्रॉस करते टाइम क्वेश्चन कह रहा है कि वो CN, अगर वो CN है तो हमें वो N बताना है, यानी वो कौन सा सर्कल है जब वो इस पॉजिटिव एक्स के हिस्से को क्रॉस कर रहा है। क्वेश्चन सुनने में इतना बड़ा है पर सॉल्व करने में इतना बड़ा नहीं है। क्यों इतना बड़ा नहीं, जरा उसको देखा जाए। अच्छा ये बताइए, जब वो ऐसा करेगा, यानी हम अगर सारे पार्ट देखें तो हम ये कह रहे हैं कि हर बार वो एक एंगल बना रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले के एंगल को θ1 कहा। अब θ1 में उसका आर्क कितना है? 1, और रेडियस कितना है? 1, तो यानी θ1 की वैल्यू 1 आ जाती है। इसके बाद हमने दूसरा जो उसने एंगल कंप्लीट किया, अगर हम पहले एंगल के लिए यहां पर नाम डाल दे तो वो ट्रायंगल था OAA1। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल को मैं कह देता हूं वो OBB1 है, OBB1। OBB1 में उसके द्वारा ये एंगल अगर θ2 है तो आर्क भी 2 है और रेडियस भी 2 है। इसका मतलब θ2 की वैल्यू 2/2 आ जाती है, यानी ये भी 1 रेडियन ही है यार। तो इसका मतलब θ3 आने पर फिर 1 रेडियन होगी, θ4 भी 1 होगा, θ5 भी 1 होगा, और ऐसे करते करते जितने भी एंगल बन रहे होंगे वो सारे के सारे 1 रेडियन के होंगे। चलिए ये भी मान लिया। अब अगली बात बताइए, जब वो मूव करता है तो इसका मतलब θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 इन सबको जोड़ते जोड़ते यहां पहुंच जाएगा, और अगर जोड़ते जोड़ते पहुंच जाएगा तो इसका यह भी मतलब हुआ कि जिस समय वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स को मैंने माना है कि nth सर्कल था, तो उस समय का एंगल भी n रहा होगा, तो इन सब एंगल के सम के इक्वल ही उसको क्रॉस कर रहा होगा। और
ये सारी वैल्यू 1 1 1 1 1 है। इसका मतलब उस समय जब वो इसको क्रॉस कर रहा होगा तो एक तरह से पूरा सर्कल बन चुका होगा। पूरे सर्कल को हम लोगों ने कंप्लीट एंगल कहा था। और अकॉर्डिंग, फिर दोबारा ध्यान दिए, θ1 की वैल्यू कितनी, क्योंकि बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं इसलिए आपको ध्यान देना होगा। θ1 की वैल्यू 1, θ2 की 1, θ3 की 1, 1 + 1 + 1 + 1 n बार जोड़ दिया तो ये पूरी वैल्यू n आ जाती है। अब एक और बात, जब इस सर्कल यहां से पॉजिटिव एक्स को वो क्रॉस कर रहा है उस समय इसका माने वो पूरा एक कंप्लीट एंगल बना चुका है। और हमने कल ये पढ़ लिया था कि कंप्लीट एंगल यानी 2 पाई रेडियन, और ये भी रेडियन में। तो इसका मतलब हमें एक बात अब केवल यहां पर इसकी वैल्यू डालनी है और इसे कैलकुलेट कर देना है। यहां प्लीज ध्यान दीजिए, जब आप यहां पर पाई की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाता है 44/7। इसका मतलब जो n की वैल्यू आती है वो इन बिटवीन आती है 6 और 7। n क्या था यार? नेचुरल नंबर। अब अगर n एक नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब हम 6 पॉइंट, तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि नहीं वो 6.5वां सर्कल होगा। तो अंडरस्टूड है, या तो छठा सर्कल या 7वां। तो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि छठे सर्कल से 7वें सर्कल पर मूव कर रहा होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा उसके अनुसार आंसर दे दीजिए। अगर वो कह रहा कि उस समय वो किस सर्कल पर होगा तो छठे पर होगा, किस सर्कल पर जा रहा होगा 7वें पर होगा। एक बार दोबारा इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। आपने सॉल्व किया होगा तो देखा होगा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत जल्दी से इसकी समरी और इस क्वेश्चन को कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है कि एक पार्टिकल है, वो कुछ शरारती टाइप का है, ऐसे चलता है कि वो 1,0 पर खड़ा है। उस समय 1,0 से एक सर्कल बनाता है। अगर 1 बोल रहा है तो 1 यूनिट का एक सर्कल, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की वो सर्कल की रेडियस उसकी ले लेता है और वो उतना ही चल लेता है। जब वो आर्क पर 1 मीटर पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने के बाद फिर वो उस सर्कल की रेडियल डायरेक्शन में खिसकता है, आगे जाता है, दूसरे सर्कल पे आ जाता है। वहां पर जाने के बाद अब इसका सर्कल दूसरा हो गया, रेडियस 2 हो गई तो वो 2 यूनिट चलता है। 2 यूनिट पर पहुंच करके वो तीसरे पर जाना चाहता है तो 3 यानी रेडियस हो गई। तो ऐसे फिर रेडियल डायरेक्शन में उछल जाता है और ऐसे करते 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 वो एक्स एक्सिस को दोबारा क्रॉस करता है। जहां से चला था उसको पॉजिटिव डायरेक्शन को फिर से क्रॉस करता है। तो यार एक बात सिंपल है, वो सारे एंगल ही तो जोड़ रहा है ना। तो हमें चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन हो सकता है बड़ा कर दिया जाए, यहां उसने 1 1 1 का, उसने कहा नहीं पहले सर्कल पे 1 रहता है लेकिन वो चलता 2 यूनिट है। दूसरे सर्कल पर जब वो जाता है तो फिर इसी तरह से हो सकता है कहते कि चलता 4 यूनिट है, चलता 8 यूनिट है, 6 यूनिट है। कोई बात नहीं, आर्क अपॉन रेडियस ही तो लगाएंगे यार। और फिर लास्ट बात क्या होगा कि सब एंगल्स को जोड़ देंगे तो अंडरस्टूड है वो कंप्लीट एंगल के ही तो होगा। तो इसका नहीं उसको 2 पाई के इक्वल कर देंगे सबको, वहां से इनका कैलकुलेशन निकाल लेंगे। हम बता सकते हैं कि वो उस समय किस सर्कल से किस सर्कल पर मूव कर रहा होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, पॉजिटिव डायरेक्शन कहने की जगह उसने कह दिया नहीं वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये 2 पाई का 4th टाइम है, सिंपल π/2 के इक्वल कर दिया। उसने कहा नहीं एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन को क्रॉस कर रहा तो इसका मतलब 180 डिग्री होगा। तो यहाँ 2 पाई की जगह पाई रेडियन हो गया। ऐसे ही अगर वो कह रहा वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को क्रॉस कर रहा तो यहाँ 3π/2 रख करके हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब इस एक कॉन्सेप्ट से हम इस पर बेस करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। ऐसे क्वेश्चन जो घड़ी पर बेस, क्लॉक पर बेस क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ कंफ्यूजन होते हैं, हमें वो बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात करें, इसका पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि घड़ी भी बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें कि जिस समय ठीक 12 बजा होता है, इसका मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच का एंगल, तो ऑब्वियस है कि जब वो एक दूसरे के ऊपर है तो पैरेलल है या आइडेंटिकल है तो उनका एंगल तो 0 हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम आगे बढ़ता है उन सुइयों के बीच में एक डिफरेंस आने लगता है और वो डिफरेंस उनके बीच का एंगल कहलाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर 8 बजाए तो हम ये जानते हैं कि 8 बजने का मतलब जो आर हैंड होगा वो 8 पर होगा और जो मिनट हैंड है वो 12 पर होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 8:35 है तो ठीक है, मिनट हैंड चल करके 35 मिनट पर आ जाएगा, यानी अकॉर्डिंगली नंबर 7 पर आ जाएगा। लेकिन जो
आर हैंड है, क्या वो 8 पर ही स्टिल रहेगा? नहीं, वो भी हर पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ खिसकता है। और अगर वो खिसकता है तो हमारी मेन दिक्कत ये आती है कि वो कितना मूव कर चुका है और उस एंगल को कैसे निकाला जाए। जैसे एक रफ डायग्राम पहले हम यहां पर जैसे बनाते हैं किसी भी चीज का। मैं एक बात और यहां पर कह दूं, क्वेश्चन में एएम और पीएम का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो घड़ी हम लोग यूज करते हैं घरों में वो 12 राउंड ऑफ क्लॉक के हिसाब से होती है और फिर से उत्तर ही आ जाता है, इसलिए इसको लेकर के क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। अब आप जानते हैं कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब अगर मैं किसी भी, जैसे इस क्वेश्चन पर ही सीधे बात करते हैं, वो कह रहा है 7:20 हुआ। इसका माने अगर 7:20 हुआ है तो पहले ऐसे सोचते हैं कि अगर 7 बजा होता तो शायद वो जो सुइयां होती वो कुछ इस तरह से होती। अब ये ठीक 7 है, अगर ये ठीक 7 है तो इनके बीच का एंगल हम लोग इसे काउंट करते हैं। बहुत सिंपल है निकालना, या आसानी से हम लोग जैसे 3 में होता 90 तो सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए, एंगल आ जाता है। लेकिन अब इसको भी समझा देता हूं और अच्छे से। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो क्वेश्चन में आगे की कोई बात कहता है कि 7:20 हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सुई चलेगी अपनी जगह से, और जैसे जैसे ये चलेगी ये भी थोड़ी आगे खिसकेगी, और अगर ये भी थोड़ी आगे खिसकेगी तो जो हमारे पास सेकंड डायग्राम 7:20 का होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर से एक बार 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब मैं कह रहा हूं 7:20। इसका मतलब जो हमारे पास मिनट वाली सुई है वो 4 की दिखेगी। 5-5 मिनट के डिफरेंस पर होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो आर हैंड होगा वो 7 पे नहीं होगा, वो 7 से कुछ आगे हो गया होगा। जैसे अगर ये 7 की बेसिक लाइन है तो ये उससे कुछ आगे हो गया है। और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन मेरे से ये कहता है कि इनके बीच का एंगल क्या है। इसका माने अगर मैं इनके बीच के एंगल को थीटा मान लूं तो मैं इसका एक सीधे सीधे फॉर्मूला बोल दूं पहले कि ये हो जाता है मॉड ऑफ थीटा मिनट माइनस थीटा आर, या मॉड लगा दिया है तो इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि कभी ये आगे निकल जाएगा तो भी वो एंगल ही पड़ा जाता है और कभी ये पीछे रहता है, इसलिए ये डिफरेंस यानी ऑलवेज पॉजिटिव बोला जाता है मॉड के फॉर्म में। थीटा मिनट का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं थीटा मिनट की बात कहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर 12 था और यहां पर 4 था, तब ऐसी स्थिति में 12 यानी 12 से वो कितना मूव करके एंगल बना चुकी थी, इसे कहा हमने थीटा मिनट। इसी तरह से जब हमने कहा कि आर हैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय वो 7 और 8 के बीच में था उस समय 12 से वो कितना एंगल बना चुका था, इसे हम लोगों ने थीटा आर कहा। मैं फिर कह रहा हूं इसमें मॉड इसीलिए लगाया जाता है कि कभी कोई बड़ा हो जाता है, कभी कोई बड़ा हो जाता है, और एंगल बिटवीन का एक ही मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव आंसर देना है। तो मैं यहां से एक बार पहले इसकी समरी बता दूं बहुत जल्दी से, ताकि क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। कि जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि घड़ी पर बेस्ड होते हैं और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच उसके एंगल को पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम दोनों ही पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। आर हैंड कितना चला है 12 से, यानी 12 से जहां से वो मूव करता है उससे वो क्या एंगल बना रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, उसे थीटा आर कहेंगे। इसी तरह से मिनट वाली सुई कितना चली है 12 से 12 वाले से, जहां से यानी चलना स्टार्ट हुआ है वहां से वो कितना मूव किया वो कैलकुलेट करते हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा आप देख रहे हैं कि अगर उस डिफरेंस को जैसे इस पूरे से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनके बीच का एंगल आ जाता है। दूसरी बात, एएम और पीएम का कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन में जो भी दे उससे कोई आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब इसके सॉल्विंग प्रोसेस पर आते हैं। जैसे हमें पता है कि दोनों ही बार हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल, यानी अगर मैं कंप्लीट एंगल
बात कर रहा हूं आर हेड, इसका जो पहला पार्ट, तो हमें पता है कि इसका मतलब हमें जब पूरी एक बार आर हेड घूम जाता है तो 12 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल वो पूरा कर लेता है। सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। 12 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल, इसका मतलब यहां से हम ये देख सकते हैं कि 1 घंटे में उसके द्वारा कवर्ड एंगल कितना होगा। तो यार ये डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। तो ये बहुत टेक्निकल भी नहीं है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30। यस, हम अगर इसको एक अलग तरीके से देख लें तो इसका मतलब 12 से जब वो 1 पर आया 30 डिग्री हो गया, 2 पर आया 60 डिग्री हो गया, 3 पर आया, हाँ तो ये दिखता है 90 डिग्री। यानी ये चीजें कहीं से कैलकुलेशन फाल्ट नहीं है, ठीक है। तो एक जब सुई स्टार्ट करती है तो एक एंड जो उसमें डिजिट लिखी होती है, एक डिजिट से दूसरी डिजिट के बीच जाने पर उनके बीच बनने वाला एंगल 30 डिग्री होता है। दोबारा, यानी 12 से 1 पर आया, केवल हम आर हैंड की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच जो एंगल स्टार्ट फ्रॉम नेक पॉइंट पर आया है वो 30 डिग्री है। 12 से 2 पर आया तो 60 डिग्री हो गया, 12 से 3 पर आया तो 90 डिग्री हो गया, 120। ऐसे ही आप किन्हीं भी 2 डिजिट्स जो कंजुगेटेड डिजिट्स होती है, ठीक बगल वाली डिजिट्स होती है, उनके बीच उनके एंगल 30 डिग्री। अब हम क्वेश्चन में यहां फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर तुम कहते हो कि 7:20 तो इसका मतलब ये कितना चला। 7:20 को हम लिखते हैं सेन आर प्लस 20 मिनट। यहां प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारा कैलकुलेशन इसी जगह। अब हमें पता है कि 60 मिनट के अकॉर्डिंगली हम इसको सेन आर, क्या इसको 1/3 ऑफ आर कह सकते हैं। यस, क्योंकि यहां से एक बार मैं रफली बिगाड़ दूंगा इसको। 1 आर इज इक्वल, आपको अच्छे से पता है कितना होता है, 60 मिनट। तो इसका मतलब जब आप ये डिवाइड करोगे, 20 मल्टीप्लाई करोगे, काटपीट करोगे, तो ये 1/3 आर आ जाएगा। ओवरऑल ये कैलकुलेट होकर के आ गया 22/3 आर। इसका माने 7:20 पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली एंड ओनली आर। हमने यहां से अब इसको इक्वेशन 1 में रख दिया। 1 घंटे में सुई कितना मूव कर रही थी, 30 डिग्री। तो हमें यह पता करना है कि 22/3 आर में वो कितना मूव करेगी, और जितना मूव करेगी वो थीटा आर होगा। इसका मतलब जब हम इसको 22/3 इंटू 30 डिग्री कर देंगे तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 220 डिग्री। इसका मतलब यहां पर जब ये घड़ी चल करके यहां सुइयां चल करके आई है तो वो 220 डिग्री का एंगल कवर होगा। होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी। अब जरा दूसरी बात करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं मिनट की सुई की। तो यार मिनट की सुई भी तो ऐसे ही चल रही होगी, लेकिन सारा खेल कंप्लीट एंगल के रेस्पेक्ट में होता है। इसका मतलब जब हम एक बार ये मिनट की सुई को देखते हैं, वो यहां से यहां तक चल के आती है, जब कंप्लीट एंगल बनाती है तो वो कितना चल चुकी है। यानी फिर से वापस देखा जाए, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, उस समय वो चलना कितना उसका होता है 60 मिनट। 60 मिनट में ही तो यहां पर वापस आ जाती है। इसका मतलब 60 मिनट में उसके द्वारा एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। यहां पर प्लीज लिख लीजिएगा कंप्लीट एंगल बाय मिनट एंगल। इसका मतलब 1 मिनट के लिए वैल्यू कितनी हो जाती है, 360/60 डिग्री या 6 डिग्री। दूसरे कहने का मतलब कि इसका माने यहां से यहां तक के बीच में जब वो मूव करती है और 1 मिनट का रास्ता लेती है, यहां ध्यान दीजिएगा पूरी बात नहीं हो रही, केवल इसके बाद जस्ट डिजिट में, तो वो 6 डिग्री का एंगल बना लेती है। हमने यहां ध्यान दिया कि यहां से यहां तक जब वो आई तो उसका समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनट वाली सुई कितना मूव की थी। तो हमने देखा मिनट वाली सुई मूव की थी, इसको प्लीज लिख दीजिए सही, 1 मिनट। मिनट वाली सुई मूव की थी 20 मिनट,
यानी जो 20 मिनट पर यहाँ चल के आई थी उस समय उसका जो एंगल बना था हमने उसको थीटा मिनट के नाम से जाना था। कितने मिनट? 20। तो 20 अगर दोनों ओर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 120 डिग्री। और जब ये 120 डिग्री आ जाता है तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए। अब इनके बीच का एंगल चाहिए तो इसका मतलब जैसे उसने कहा था कि 7:20 तो थोड़ी सी सुई आगे बढ़ी होगी, ये 20 पर होगा और ये एंगल चाहिए। तो जैसा मैं बता चुका हूं कि इस पूरे एंगल से अगर हम इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर आ जाएगा। और वो फार्मूला भी हम लोगों ने बताया था कि इट इज मॉड ऑफ थीटा मिनट माइनस थीटा आर। आप ये अगर वैल्यू रख देते हैं तो हमें पता है कि ये कितना हो जाता है। थीटा मिनट था 120 माइनस 220 डिग्री और इस तरह से कैलकुलेट होकर के मॉड है इसलिए पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स आंसर इज 100 डिग्री, यानी दोनों के बीच का एंगल 100 डिग्री। एक बार समरी पर बात कर ले, फिर इसका एक ट्रिक मेथड भी है उसको भी बता देते हैं। यहां पर क्वेश्चन केवल एक कहता है कि कुछ भी कहता है, जैसे 11:40 है तो बताइए सुइयों के बीच का डिफरेंस क्या, एंगल डिफरेंस क्या। कोई बात नहीं, 11:40 तो 11 + 40 मिनट को आर में चेंज किया, उसको 11 से जोड़ दिया, पूरी वैल्यू निकाली। फिर हमें मालूम है कि एक पूरे 12 घंटे में कंप्लीट एंगल हो जाता है, इसका मतलब 1 घंटे में एंगल बनता है 30 डिग्री। जो भी यहाँ नंबर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा आर आ गया। अब थीटा मिनट के बारे में वापस आते हैं तो हमें मालूम है कि 60 मिनट में सुई चलकर यहाँ वापस आ जाती, कंप्लीट एंगल बना लेती है। इसका मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। उसने कहा अगर जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो मान लो उसने 11:40 बोला होता तो 40 मिनट में वो कितना होता, उसको मल्टीप्लाई कर देते, थीटा मिनट आ जाता है और इनका डिफरेंस ले लेते, काम खत्म हो जाता है। बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। एक इसका ट्रिक है, जरा उसको भी देख लेते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत इजी ट्रिक है। आपने यहाँ पर इस बात को निकाल लिया है कि इसका मतलब जब भी कोई सुई 1 घंटे का मूव करती है, इसका माने अगर वो 3 बजे से 4 बजे के बीच आती है तो पहले वो यहाँ की फिर ये यहाँ आई, और हमने पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में उनके बीच जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है। तो यार जब मैंने कहा 7:20, इसका मतलब 7 + 20 यानी 7 + 20। अब जरा पूरी बात देखिए तो 7 + 20 इस बात देखिए, आप मिनट की सुई बनाइए, आर की सुई बनाइए और इनके बीच में देखिए कंप्लीट डिजिट्स कितनी है। जैसे 4 से 5 एक कंप्लीट डिजिट है, इसका माने ये 30 डिग्री एंगल होगा। ये दूसरी कंप्लीट डिजिट है 6 से 5 यानी ये 30 डिग्री एंगल होगा। ये तीसरी कंप्लीट डिजिट है यानी ये 30 डिग्री एंगल होगा। लेकिन ये कंप्लीट डिजिट नहीं है। अब जो कंप्लीट डिजिट नहीं है हम उसकी बात करें, हमें मालूम है कि इस दौरान यहां से यहां तक जो उसका मूवमेंट है वो 20 मिनट का मूवमेंट है। 20 मिनट के मूवमेंट का मतलब हम इसको कह सकते हैं 1/3 आर का मूवमेंट है। 1/3 आर का मूवमेंट है। एक मूवमेंट पे कितना हुआ 30 डिग्री, इसका मतलब ये मूवमेंट 30 डिग्री बाई 3 है। दैट मीन्स ये 10 डिग्री। और अगर ये 10 डिग्री है तो यहां से यहां तक का जो हमारा मूवमेंट आया वो 10 डिग्री। अब जरा सबको जोड़ दीजिए, प्लस प्लस एंड प्लस, और आई थिंक 30 30 30 30 30 30 30 90 और 10 100, तो यानी इनके बीच का एंगल 100 डिग्री हो जाता है। ये इसका ट्रिक मेथड है जो कि हम लोग बहुत जल्दी 2 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। केवल क्या करना होता है, जैसे उसने कहा 11:40 में सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, हमने 11 और 40 बना लिया। अब 40 मिनट का मतलब हमारी सुई कहाँ आई होगी 8 पर, तो 8 पर मिनट वाली सुई और 11 पर आर वाला आर एंड आ गया होगा। इनके बीच में हमने देखा कि 40 यानी 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 यानी ये 30 30 30 डिग्री तो एंगल बन ही गए होंगे। अब 40 यानी 2/3 आर, 2/3 आर का मतलब 130 डिग्री एक बार में मूव करेगा, तो इसका मतलब 2/3 का मतलब 20 डिग्री का एंगल बन गया होगा। 20 डिग्री का एंगल उसमें और जोड़ दो यार 110 डिग्री हो गया। यानी इस तरह से हम उसको और इजी ट्रिक से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्कूल लेवल पे करते हैं तो हमारा ट्रिक काम नहीं आता, वहां पर टीचर को पूरा सॉल्व चाहिए। पर जब हम कंपटीशन लेवल पे करते हैं तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम टाइम कैसे सेव करें, तब हम ये मेथड लगाते हैं। मैं फिर एक बार क्लास खत्म कर रहा हूँ बच्चों, जैसा आवाजें आ रही हैं आप सुन रहे हो कि पुलिस का सायरन भी अभी निकला था, लॉकडाउन का पीरियड है, राउंड भी हो रहे हैं पुलिस के और मुझे क्लास भी करनी है। पुलिस के सायरन से डर सबको लगता है, हो सकता है एक आध चीजें कहीं गलत बोल गया हूँ, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है फिर दोबारा, कोई भी चीजें अगर आपको ऐसी लगती है कि इस पर बात करनी चाहिए तो मेरे को जरूर सजेस्ट कीजिएगा।
अगर आप सजेस्ट करेंगे मैं अपनी क्वालिटी सुधार सकूंगा, मैं अपनी चीजें अच्छी से अच्छी बना सकूंगा। यानी मेरा अच्छे बनने में या मेरे को और अच्छे से मैं अपने लेक्चर को कैसे डिफाइन करूं, कैसे डिलीवर करूं, इसमें मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ मैंने गलती की है और उनमें क्या सुधार की जरूरत है। ओके, थैंक यू।